नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अविनाश विश्वकर्मा आपका जबरदस्त स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी भर्ती 2024 के सपूत 2.0 बैच में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल केमिस्ट्री और आज का टॉपिक है अम्ल, क्षार व लवण। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इस टॉपिक की बात करता हूं, ये टॉपिक टेक्निकल केमिस्ट्री वाला, टेक्निकल केमिस्ट्री नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास में एंटर कर रहे हैं वो इस बात को ध्यान में रखकर एंटर करें प्यारे बच्चे कि नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के लिए है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका टॉपिक है ये वाला एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये टॉपिक है तो इतना ज्यादा बड़ा कि अगर आप इसको ग्रेजुएशन लेवल से पार देखेंगे तो इसकी कम से कम 15 से 20 क्लास लगानी पड़ेंगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो भैया कंपटीशन क्रैक करना है ना, डिटेल में जाना नहीं है। वो वाली डिटेल में तो जाएंगे कंपटीशन के हिसाब से, लेकिन हमें पीएचडी नहीं करनी इस पर। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, खास है, कई बार रिपीट किया जाता है, तो हम उसको कंसीडर करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। उससे रिलेटेड जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, सभी को जय हिंद। ठीक है, चलिए, तो ये नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल दोनों वाले बच्चों के लिए है। तो नर्सिंग असिस्टेंट और टेक्निकल के अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो आप इस क्लास को जरूर लें। चलिए, तो अम्ल, क्षार, लवण में तो सबसे पहले एक बात आती है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने क्या इनके ऊपर काम किया था, क्या इसकी कोई परिभाषा देनी चाहिए थी? हाँ, अगर हम बात करें तो सबसे शुरू में होता है कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है ना। जब टेस्ट हम करेंगे तो इसको खट्टापन इसको देंगे। और क्षार का जो स्वाद होता है तीक्ष्ण होता है, बिटर टेस्ट होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इतना लो लेवल कर देंगे कंपटीशन वाले? इतना भी लो लेवल नहीं करेंगे कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, मीठा होता है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको पता है कि जो एसिड का जो टेस्ट होता है वो सौर होता है, खट्टा होता है। चलो, ये तो बात है। अब ये हमें जानना है कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में आ सकते हैं क्या, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पर हम बातें करेंगे, अवधारणा कॉन्सेप्ट पर। तो एसिड किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, पहले के लोग जानते थे, लेकिन अब पहले के लोग कुछ और जानते थे, लेकिन अब किसी और तरीके से जानते हैं। चलो, मान लो किसी ने कहा कि अगर एसिड का स्वाद खट्टा होता है, टेस्ट कैसा होता है, सौर होता है, तो H2SO4 को कैसे पता करोगे? उसको जीभ पे डालोगे तो ऐसे जीभ फूक जाएगी, पता ही नहीं लगा पाओगे। तो इन सारी चीजों को हटाते हैं, हम वो कॉन्सेप्ट करते हैं जिन पर हम काम कर सकते हैं। चलो, इसमें 3 कॉन्सेप्ट लगाए गए, 3 साइंटिस्टों ने अपना काम किया। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? पहले साइंटिस्ट का नाम था आर्हीनियस। आर्हीनियस ने इन दोनों की चीजों के बारे में क्या बोला। दूसरे 2 साइंटिस्ट थे ब्रॉनस्टेड व लॉरी। इसको ब्रॉनस्टेड सिद्धांत भी कहा जाता है। और तीसरा है लुइस में यहां पर एक नाम है, एक साइंटिस्ट का नाम है, तो लुइस कॉन्सेप्ट नाम दिया गया। अगर मैं आर्हीनियस की बात करूं तो आर्हीनियस ने कहा था कि वो सारे एसिड होते हैं जो पानी के अंदर H+ दे सकते हैं। तो मैं लिखता चला जाऊंगा। इसके हिसाब से जल में H+ आयन देने वाले, जल में H+ आयन देने वालों को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जल में H+ आयन देने वाले, ठीक है, टू रिलीज H+ आयन, या विच कैन रिलीज H+ आयन इन वाटर, आयन इन वाटर। जल में H+ आयन देने वाले, जो H+ आयन दे सकते हैं, ठीक है, उनको एसिड कहते हैं। अगर आर्हीनियस ने इसमें H+ बोला होगा तो आप खुद बताओ क्षार में क्या कहा होगा। रोहित ने पूछा है H2SO4 में संकरण, बेटा sp3 कर दो, सल्फर का हो जाएगा। चलिए आगे बताएंगे। चलिए, sp3 होता है, sp2 होता ही नहीं कभी, टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं, काहे परेशान हो। जल में H+ आयन देने वाले विच कैन रिलीज H+ आयन। अच्छा, अब यहां देखेंगे इसके बारे में क्या कहा। जो जल में OH- आयन दे सकते हैं, OH- आयन
आयन दे सकते हैं उनको क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, भस्म कहते हैं या बेस कहते हैं। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया। ओके, विच कैन रिलीज OH माइनस आयन इन H2O वाटर। अब बात करते हैं ब्रोनस्टेड व लॉरी की। ये तो H प्लस हो गया और ये OH माइनस हो गया। बात करेंगे ब्रोनस्टेड लॉरी की। इन्होंने कुछ अलग बात नहीं कही, H प्लस का नाम बदल दिया और नाम रख दिया प्रोटॉन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है H प्लस। जो प्रोटॉन H प्लस दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, घूम फिर के वही बात बोल दी कि जो H प्लस दे सकते हैं। बस H प्लस का नाम क्या रख दिया, प्रोटॉन रख दिया। यानी कि विच कैन डोनेट H प्लस, विच कैन रिलीज प्रोटॉन, विच कैन रिलीज प्रोटॉन। और हम प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, H प्लस बोलते हैं। हम प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, H प्लस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर कल एक टीचर यूट्यूब पर sp2 बता रहा था sp3 होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, बताने दो जिसको जो बताना है। ठीक है, और sp2 में सल्फर के लिए किसी भी तरीके से sp2 नहीं हो पाएगा। अगर आप अनुनाद करोगे तो भी sp2 कुछ क्षण के लिए होगा, बाकी sp3 होता है। जिसको बताने दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गलत पढ़ा रहा है। चलिए, विच कैन रिलीज प्रोटॉन H प्लस, कहीं का भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर sp3 ही इसकी सही कंडीशन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये प्रोटॉन देता है, ये वाले प्रोटॉन लेते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जो प्रोटॉन यानी कि H प्लस ग्रहण कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, कर सकते हैं। विच कैन रिलीज, सॉरी, विच कैन रिसीव, विच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। जो प्रोटॉन को ले सकते हैं, H प्लस को ले सकते हैं, उसको बेस कहते हैं। उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। ये प्रोटॉन दे सकते हैं, ये प्रोटॉन ले सकते हैं। प्रोटॉन को शुद्ध देसी भाषा में H प्लस कहा जाता है। ठीक, चलिए तीसरा, इसने तो पूरी हरकत ही बदल दी। ये लुइस कह रहा था बहुत देर से देख रहा हूं, ये H प्लस OH माइनस H प्लस प्रोटॉन प्लस की ही बात करे जा रहे हैं, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर देता हूं। तो अच्छा जी, तुम इलेक्ट्रॉन की क्या बात करोगे? तो उसने कहा मैं बताता हूं इलेक्ट्रॉन की क्या बात करूंगा। जो इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, लो जी, इसने तो कहानी ही बदल दी। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेने वालों को अम्ल कहते हैं, ये कह रहा है बाबूजी, मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है। यानी कि विच ग्रहण कर रहे हैं, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। इसका उल्टा कर दो, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान कर सकते हैं, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, उसके बारे में आप बताना कैसे होगा। मेरे पास है उदाहरण में नंबर 1, मैंने लिखा H2SO4, ये सबको पता है। मैं दूसरा लिखता हूं HI को पानी में डाल दिया। AQ का मतलब होता है पानी में डाल देना। AQ का पानी से मतलब है इसने H प्लस निकाल दिया है
और I माइनस निकाल दिया है। आप मुझे बताओ HI क्या होगा। ठीक थंबनेल का फोटो दूसरा लगा दें, हैं कैसा फोटो मेरा, ये है इतना सुंदर तो लग रहा हूं मैं, कैसी बात कर रहे हो। चलो H प्लस और I माइनस, बताओ क्या है, एसिड है, सीधी सी बात है, अम्ल एसिड, लो जी कहानी खत्म हो गई। दूसरी बात करेंगे नंबर 2 की। नंबर 2 आ जाते हैं, NaOH, NaOH इसको Na प्लस, ये AQ और OH माइनस और OH माइनस, तो ये OH माइनस निकाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार। अब कहोगे इतने आसान आसान से करा रहे हो, कौन सा लेवल ऊपर है। अभी देखो, अभी हालत खराब करने वाला एग्जाम्पल देता हूं। नंबर 3 मैंने लिखा NH3, NH3। अब बताओ NH3 एसिड है या बेस है, इतनी तो इंग्लिश समझते होगे। देखते हैं, ये दोनों तो कर दिए, हवा में उड़ा दिए, क्योंकि साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। मैंने पूछा NH3 क्या होगा, एसिड होगा या बेस होगा, एसिड होगा या बेस होगा। अरे इसमें बताने क्या है, H प्लस देने वाले एसिड होंगे, OH माइनस देने वाले बेस होंगे, बस जो प्रोटॉन बाहर निकाल दें, H प्लस निकाल दें, वो एसिड होते हैं। ठीक, अब ये बताओ NH3 क्या होना है। अगर Na और OH माइनस, तो देखो ये OH माइनस दे रहा है, और मैंने क्या बताया, OH माइनस आयन देने वाले क्षार होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है, OH माइनस देने वाले क्षार होते हैं, बेस होते हैं। H प्लस देने वाले, इसने H प्लस निकाल के दे दिया, तो ये क्या होगा, अम्ल होगा, एसिड होगा। अब ये बताओ NH3 क्या होगा, NH3 तो बच्चे कह रहे हैं एसिड होगा, ये एसिड नहीं है, ये क्या है, क्षार है, ये क्षार है। अभी बताता हूं क्यों है क्षार, अभी बताता हूं क्यों है क्षार। देखो, अगर मैंने इसको H प्लस दे दिया ऐसे, तो ये क्या करता है, ये H प्लस को ले लेता है, H प्लस को ले लेता है, और H प्लस को लेने के बाद ये क्या बनाता है, NH4 प्लस। तो ये क्या कर रहा है, ये NH4 प्लस बना रहा है और H प्लस को ले रहा है, और H प्लस को लेने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन H प्लस को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, उसको क्षार कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्षार। एक तरीका और है, एक तरीका और है, ये है NH3, इसमें बीचों बीच में नाइट्रोजन, चारों तरफ हाइड्रोजन ऐसे, और इसमें लोन पेयर निकाल लो, तो लोन पेयर इसमें होते हैं कितना, एक जोड़ा। जिसके पास एक लोन पेयर नजर आ जाए या 2 लोन पेयर नजर आ जाए, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले क्या होते हैं, क्षार होते हैं। ठीक है, और ये मैंने क्लास में आपको बताया था कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 यहां दे दिए, 2 यहां बच गए, तो ये इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, दान कर दिए। जब ये इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है, क्योंकि इसके पास खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा। आप मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कॉन्सेप्ट किसका है। चलिए बताइए, बताओ ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले क्षार यानी कि बेस होते हैं। इस अवधारणा को क्या कहा गया है, यह है आपका लुईस अवधारणा, लुईस अवधारणा, अवधारणा, ठीक, लुईस अवधारणा। चलो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं, आप बताना। मैंने यहां पर बनाया Al, Cl, Cl और Cl, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है,
यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है क्योंकि एल्यूमिनियम के अंतिम कोश में 3 होते हैं और तीनों के तीनों उसने दे दिए। यहां पर कुछ नहीं बचा, खाली पड़ा हुआ है। यह हमेशा इलेक्ट्रॉन की डिमांड कर रहा है। ये कह रहा है कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो किसी भी तरीके से, मैं अपने आप को भर लूंगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, साउंड तो क्लियर है? ठीक, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब 8 पूरे नहीं है। देखो 2 2 4 2 6, ये पूरा खाली पड़ा है। इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो बताओ इसको अम्ल कहेंगे क्षार कहेंगे? बताओ क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे या क्षार कहेंगे? इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो ये क्या कहा जाएगा, ये अम्ल कहा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेने वालों को हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है। और जिन बच्चों की टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आपको ये पॉइंट आपने ध्यान से नहीं देखे, आप सीधा एग्जाम्पल पर कूद कर देख रहे हैं। एक बार इसको ध्यान से देख लो, जो जो मैंने लिखवाया है। H+ देने वाले एसिड, OH- देने वाले बेस। H+ यानी कि प्रोटॉन देने वाले एसिड, प्रोटॉन लेने वाले बेस। इलेक्ट्रॉन लेने वाले एसिड, इलेक्ट्रॉन देने वाले बेस। अब खुद बताओ इलेक्ट्रॉन देगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो इलेक्ट्रॉन देगा। जिसके पास लोन पेयर पड़े होंगे वही बेस होगा। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ज्यादा वाले बेस होते हैं। बस इतना सही क्लियर करना है, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं। अगर ये बता दिया तो समझने की कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे बताओ HNO3 है मेरे पास। HNO3 को मैंने पानी में डाला और ये 2 हिस्सों में टूट गया, H+ में और NO3- में। मुझे बता दो ये कौन सा कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है? ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है? और ये है क्या? ये अम्ल है या क्षार है? बताइए बढ़िया तरीके से। और देखो एक सीधी सी बात होती है, जब आप किसी एग्जाम्पल को समझ रहे होते हैं तो उसके पॉइंट को समझना होता है। अगर आपने पहले से पॉइंट एक बार देख लिए हैं तो इसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम्पल पे दोबारा पॉइंट बताए जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट वाली बात हो जाएगी। अब देखो H+ इसने निकाल दिया, और H+ निकालने का ही मतलब है कि ये अम्ल की बात कर रहा है, यानी कि एसिड की बात कर रहा है, एसिड की बात कर रहा है। लो जी, और ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये आर्हीनियस अवधारणा है। ये किससे लिया गया है? H+ निकालने का मतलब आर्हीनियस, ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है, आर्हीनियस। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है जी? लो, इतनी इतनी बात बस पॉइंट पॉइंट रख के चलनी है। ओके ठीक। एसिड के बारे में कुछ ऐसी बातें जो हर बार पेपर में स्टैटिक तरीके से पूछी जाती है। ठीक, अब देखो एक बच्चा अभी भी बेस बोल रहा है। बेस क्यों है? हाँ मुझे बताओ, ये बेस क्यों है? आप बताओ क्यों है बेस? तरीका तो बताइए, तभी तो मैं कुछ करूं। ये बेस क्यों है? आप अपने पॉइंट पे ध्यान दो। ठीक है, तुक्का मारने से ही समझ में कभी नहीं आएगा जब तक आपने कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। खुद देखो H+ दे रहा है। अब H+ दे रहा है तो आप ये वाले पॉइंट पे ध्यान दो। बताओ H+ इनमें से कौन ले रहा है? बताओ। ये H+ दे रहा है, ये OH- दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कहीं से H+ ले ही नहीं रहा, तो बेस ही क्या होगा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ प्राकृतिक अम्ल, नेचुरल एसिड, और वो कहां से आए हैं या कहां मिलते हैं, ये वाली बात आएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एसिटिक अम्ल और सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल। ठीक देखो हर बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनिए। पहली बात, आप किसी टॉपिक को पहले पढ़िए। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं क्वेश्चंस हर एक क्लास में 5, 4, 3, 5, 6 क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं। उसी टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं हर बार।
ठीक है, अगर आपको बेसिक क्लियर हो गया है तो सीधी सीधी बात है कि आप आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। अगर आप टॉपिक के अंदर आ रहे हो और सीधा पूछ रहे हो कि क्वेश्चन दिखा दो, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, तो वो उलझ जाओगे, बहुत बुरी तरीके से उलझ जाओगे, है ना। तो इसलिए ध्यान से, ठीक। चलो कोई बात नहीं, समझने का प्रयास आपको ही करना है, समझाने का प्रयास मुझे ही करना है, ठीक है। चलो, कुछ नेचुरल एसिड ये हर बार कूद कर आ जाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं बताता चला जाऊंगा। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये H+ देता है, इसी वजह से ये अम्ल है। एसिटिक अम्ल कहां पाया जाता है आपको ये बताना है। तो एसिटिक अम्ल सिरके में मिलता है। कहां मिलता है? सिरके में। सिरका जानते हैं? कभी सिरका खाया हो तो बताइए। हाँ, तीनों साइंटिस्ट की थ्योरी के हिसाब से चलना पड़ेगा, जो फिट हो गया उस पे टिक मानना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल, यही, एक से काम नहीं चलेगा। योद्धा बैच से पढ़े थे और फाइनल मेरिट में निकल गए और मेरिट से छट गया। फाइनल मेरिट की तो बात चल रही है, कोई बात नहीं, इस बार लगा दोगे दम। चलिए, तो इसको सिरके में पाया जाता है और इसको सिरके को क्या कहते हैं? विनेगर कहते हैं। कहते नहीं सिरके वाली प्याज, विनेगर कहते हैं, ठीक है। ये सिरके में मिलेगा। दूसरा है सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, इसका फॉर्मूला आपको याद नहीं करना। सिट्रिक या साइट्रिक बोला जाता है, साइट्रिक एसिड, ये कहां मिलता है आप बताएंगे? साइट्रिक अम्ल कहां मिलता है? तो ये मिलता है आपके खट्टे फलों में, खट्टे फलों में ये मिलता है, खट्टे फलों में, इन सॉर टेस्ट फ्रूट, इन सॉर टेस्ट फ्रूट्स खट्टे फलों में मिलता है। जैसे नींबू हो गया, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, नींबू, संतरा, ये सारे। तो आप इसकी इंग्लिश लिख लेना, लेमन, ऑरेंज वगैरह ये सब, ठीक है। सिरका होता है वही विनेगर, है ना, सिरके वाली प्याज आती है, एसिटिक एसिड, है ना, जो देखा है वो चाउमीन में डालते हैं सफेद सफेद, ये वही होता है सिरका, ठीक। दो क्लियर हो गए हैं, याद रखना, ऐसे याद कर लो, से साइट्रिक, से संतरा, खट्टा फल। चलिए नेक्स्ट, तीसरा है टार्टेरिक अम्ल। अगर एक एसिड है टार्टेरिक एसिड, तो ये कहां पर मिलेगा? टार्टेरिक एसिड ये कहां पर मिलेगा? तो जो टार्टेरिक एसिड है वो मिलता है किसमें? जल्दी से बताओ, याद है तो बताओ, बताओ जल्दी से। खट्टे फल में, खट्टे फल में दही कहां से आ गई है? खट्टे फल में दही कहां से आ गई बताइए। हाँ, लाइव क्लास के नोट्स पढ़िए, क्या दिक्कत है। टार्टेरिक अम्ल, तो टार्टेरिक अम्ल मिल लेता है आपके इमली में। कहां मिलता है? इमली में। टैमरिंड, टैमरिंड में मिलता है, ठीक, इमली में। तो याद रखना, टार्टेरिक अम्ल इमली में मिलता है, और कुछ टार्टेरिक अम्ल अंगूर में भी मिलता है, अंगूर में, अंगूर में। अब ये मत कह देना अंगूर इमली, इनकी स्पेलिंग लिख लिख के दे दो सारी, ठीक है। सीधी सीधी बात है, टैमरिंड होता है और इसको ग्रेप्स लिख सकते हो, ठीक है। चलो, अब इतना तो आपको आइडिया लग जाएगा। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH का होल 2 इंटू 2H2O, ये ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है। और ऑक्जेलिक अम्ल कहां पर मिलता है? यही वो ऑक्जेलिक अम्ल है जो कैल्शियम के साथ यौगिक बनाता है और पथरी कर देता है इंसानों को। अब खुद बताओ, पथरी वाले लोग क्या नहीं खाते हैं? उसी में ही ऑक्जेलिक अम्ल होगा, है ना, उसी में ही ऑक्जेलिक अम्ल होगा। अब खुद दिमाग लगाओ, कहीं आसपास किसी पड़ोस में या बाकी जगह पर किसी को पथरी है तो बता देंगे, बता देंगे कहां होगा। टार्टेरिक अम्ल, एक बच्चा कह रहा है चींटी में होता है, इसका सूत्र ये रहा। टार्टेरिक अम्ल का सूत्र नहीं करना, जिसका सूत्र आपको बहुत बड़ा मिलेगा, जो कहीं भी नहीं पूछा जाता, उसका आपको सूत्र याद नहीं करना। तो ऑक्जेलिक अम्ल ये मिलेगा किसमें? टमाटर में, टमाटर में, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग लिख लेना टमाटर की क्या होती है, ठीक है, टमाटर में। और कहां मिल सकता है?
और कहाँ मिल सकता है? अमरूद में। और कहाँ मिल सकता है? अमरूद में। अमरूद में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? पालक में मिलेगा। पालक में मिलेगा। ठीक, अब आते हैं नंबर 5, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा? तो ये मिलता है आपका किसमें? खट्टे दूध में, यानी कि दही में। दही में, कर्ड। लैक्टिक अम्ल किसमें मिलता है? दही में मिलता है। हाँ जी, स्पेनिश बोलते हैं पालक को, ये अमरूद को गुआवा बोलते हैं, तो लिख लेना। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे केजी क्लास के बच्चे पढ़ा रहे हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। ठीक, चलिए ओके, तो ये हो जाएगा दही में, यानी कि कर्ड में। आगे बढ़ेंगे जी। बैगन में ऑक्जेलिक एसिड होता है, पर ज्यादा मात्रा में नहीं। आते हैं फॉर्मिक अम्ल और ब्यूटायरिक अम्ल। अच्छा, ये कहां कहां मिलेगा, आइए जानते हैं। ठीक, फॉर्मिक अम्ल किस में मिलता है? तो फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH। इसका एक नाम आपको याद रखना है, मैं नाम लिखवा रहा हूं, मेथेनोइक एसिड। इस नाम से भी आ सकता है, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड। ठीक, और फॉर्मिक एसिड मिलता है चींटियों में। कौन सी वाली चींटियां? लाल चींटी में। तो ये चींटियों में मिलता है, मधुमक्खियों में मिलता है, चींटियों में, आंट में कि और किसमें? मधुमक्खी में भी यही मिलेगा। मधुमक्खी में इसको काटने से ही, यानी इसको आपकी बॉडी में छोड़ने से सूजन होती है। मधुमक्खी के डंक में होता है, यानी कि इन हनी बी। इन हनी बी जो डंक मारती हैं वो वाली मक्खियां। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ये बात हो गई है। अच्छा, लाल चींटी कभी देखा है? आम का पेड़, आम के पेड़ में जब देखा होगा आपने, ठीक है, आम के पेड़ में जो बड़े बड़े एक पत्ते के गुच्छे से हो जाते हैं, उसमें मोटी मोटी लाल चींटियां रहती हैं, जब वो काटती है, डंक मारते तो सूजन हो जाती है। तो ये फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में और मधुमक्खी में मिलने वाले एसिड होते हैं। ठीक है, नंबर 7। अब इसमें क्या ट्रिक बताऊं बेटा मैं? 1 2 3 4 7 याद रखने हैं। 7 नॉर्मल तरीके से भी आपको याद होगा, जैसे फॉर्मिक एसिड का सबको याद होता है, साइट्रिक खट्टे फलों में सबको याद होता है। ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल कहाँ मिलता है? तो मक्खन में मिलता है। ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में, तो मक्खन में हल्का सा जो खट्टापन होता है ना, वो ब्यूटायरिक अम्ल की ही देन है। हल्का हल्का सा, बहुत खट्टा सा लगता है, तो मक्खन में। इन बटर, ठीक है, हल्का सा खट्टा होता है, बहुत हल्का सा। इन बटर, ये ब्यूटायरिक अम्ल की देन होगी। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है। चलिए, तो ये हैं आपके 7 एसिड। अब कुछ याद रखने वाली बातें अम्ल से संबंधित, अम्ल से संबंधित, फिर मैं पीएच की तरफ बढ़ूंगा। याद क्या रखना है आपको? पहली बात आपको याद रखना है, क्या हमारे पेट के अंदर भी, इन स्टोमक, क्या हमारे पेट के अंदर भी एसिड होता है? क्या हमारे पेट के अंदर भी एसिड होता है? हाँ, सिलेक्शन लिया जा सकता है, काहे नहीं लिया जा सकता है। ठीक, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बताइए, जब आईयूपीएसी की बात आएगी तो वो भी बता देंगे, काहे परेशान हो। चलिए, याद रखें पेट में कौन सा एसिड होता है? तो पेट में एक एसिड का नाम है म्यूरेटिक अम्ल, म्यूरेटिक एसिड, और इसके दूसरे नाम को हम जानते हैं खनिज अम्ल, यानी कि मिनरल एसिड। कोई बता सकता है कि पेट में कौन सा एसिड मिलता है? वो है आपका HCl। वो है आपका कौन सा? HCl। ठीक, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कभी देखा है कि शादी पार्टी में जब जाते हैं, खासकर क्या होता है, आजकल वो चल रही हैं, प्लेट हाथ में ले लेते हैं और उस खुद ही डालते हैं सब्जियां वगैरह, जो भी है खाना होता है, और खड़े खड़े खाते हैं। कौन सा सिस्टम बोलते हैं उसको? है बफेट, बफेट सिस्टम कुछ ऐसे बोलते हैं। पहले ऐसा सिस्टम नहीं होता था, पहले बैठाते थे फिर खिलाते थे। अब क्या हो गया, जब से ऐसा सिस्टम चलने लगा है, लोग भर भर के प्लेट में ठूसम ठूस खाना खाते हैं।
इतना खाना खाते हैं कि उन्हें टिक्की खाने के बाद पाव भाजी खानी है, पाव भाजी खाने के बाद उनको मटर पनीर भी खाना है ना, मटर पनीर के खाने के बाद दूध पीना, दूध पीने के तुरंत बाद गोलगप्पे खाने हैं। और घर पर भूखे हल्के से चले जाओ तो घर वाले कहते हैं तूने सारे आइटम क्यों नहीं टेस्ट किए। अब उसका परिणाम बताता हूं, सारे आइटम खा लिए, पेट ने कहा भाई भैया क्या डाल लिए हो, हैं बहुत सारी चीज भर के लाए हो तुम तो हम कहेंगे हाँ ताबड़तोड़ खाया है। फिर पेट कहेगा चलो ठीक है ताबड़तोड़ खाया तो है, अब मैं एसिड छोड़ रहा हूं, उस एसिड की क्रिया से, उस एसिड की वजह से तुम्हारे इस खाने को मैं करूंगा डाइजेस्ट। खाना खा रखा है यहां तक तो एसिड भी तो ऊपर तक आएगा, जब एसिड भी ऊपर तक आएगा, जहां जहां तक खाना है एसिड ऊपर तक आएगा तो खट्टी डकारे, रात में सो गए तो उल्टियां हो जाना, है ना, क्या हो जाना, गैस बन जाना, ये सारा का सारा इसकी देन है। जो भी उल्टी होती है, खट्टी डकारे आती हैं, गैस जो बनती है, वो ज्यादा खाकर बैठ जाओगे तो इसकी देन है HCl। और मगरमच्छ का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है पेट में वो बड़ा खतरनाक होता है, वो इतना खतरनाक होता है कि मगरमच्छ स्टील खा ले तो स्टील डाइजेस्ट हो जाए, लेकिन आप मगरमच्छ थोड़ी ना हो, आपने खाना खाया पड़े हो बगुला भरगत की जैसे, हैं, तो ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको, ठीक है। कौन सा एसिड कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंग्लिश में भी हाइड्रोक्लोरिक ही कहा जाता है। अच्छा जी, एक तो बात आपको याद रखनी है, अगर आपको ये बात पता थी तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं बेटा इंग्लिश एडिशन में नहीं है राहुल। अच्छा, अम्ल राज की बात करेंगे तो एक्वारेजिया, अम्ल राज की बात करेंगे तो एक्वारेजिया। अच्छा, कोई ऐसा एसिड बनाओ, कोई ऐसा एसिड बनाओ कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो, तो एसिड तो नहीं बना सकते लेकिन मिक्सचर बना सकते हैं। मिक्सचर का मतलब दो एसिड को मिलाकर एक ऐसा लिक्विड तैयार कर सकते हैं जिसकी पावर बहुत ज्यादा है। आपने सुना होगा, एक बहुत ही दुर्भाग्य वाली बात है किसी एक देश के लिए, किसी एक क्षेत्र के लिए एसिड अटैक का होना, सुना है क्या आपने? ये एक घिनौना क्राइम है और मैं तो ये चाहूंगा कि ऐसे क्राइम के लिए तो भैया फांसी लटका दो जो दोषी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो जो अपराधी है वो एसिड अटैक कर दिया उसने, एसिड अटैक करने के बाद क्या होता है कि स्किन वगैरह सब झुलस जाती है, स्किन सिकुड़ जाती है, एसिड स्किन का सारा पानी खींच लेता है। और एसिड जो इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं वो H2SO4, लेकिन दो एसिड को मिलाकर उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक लिक्विड मिला सकते हैं, उससे भी ज्यादा लिक्विड अच्छा बना सकते हैं, एसिड वाला भयंकर, जिसको हम अम्लराज कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है एक्वारेजिया, ये कभी कभी हिंदी में भी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया इस तरीके से। तो ये मत भूल जाना कि हिंदी इंग्लिश में दोनों ऐसे पूछ सकता है। एक्वारेजिया बनाने के लिए आपको दो एसिड लेने पड़ेंगे, एक तो HCl लेना पड़ेगा और उसके साथ मिलाना पड़ेगा HNO3, HCl और HNO3, ये दोनों ही सांद्र लेने पड़ते हैं, यानी कि अच्छी पावर के लेने पड़ते हैं। इनकी प्रतिशत अगर देखें, अगर इनकी प्रतिशत देखें तो ये तीन क्वांटिटी लेना पड़ता है और ये एक बार क्वांटिटी में लेना पड़ता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वारेजिया क्या है, अम्लराज क्या है, तो आप कहोगे HCl प्लस HNO3 3:1 में, 3:1 में। नहीं गिरीश बेटा ब्लॉक नहीं है आप, तो 3:1 में, ठीक है। कमेंट में देख रहा हूं, किसने कहा कमेंट नहीं देख रहा हूं मैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहां तक की कहानी समझ में आई। तो अम्लराज क्या होता है, एक मिश्रण होता है, एक मिक्सचर होता है इसका, इससे अलावा और कुछ नहीं पूछ सकते। अच्छा, अम्लराज एक्वारेजिया में आप क्या सोना चांदी प्लेटिनम घोल सकते हो? तो बिल्कुल घोल सकते हो, ये धातुओं को घोलने के काम में आता है। धातुओं को बताओ, सोने को ही घोल लेता है अपने अंदर, कितना खतरनाक है, ठीक है। धातुओं को घोलने के काम में आता है, घोलने के काम में आता है, आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू डिसॉल्व
इट इज यूज टू डिजॉल्व मेटल्स। ठीक है, ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे, और कौन सी बात हमें याद रखनी है, ये वाली बात। किस अम्ल में कांच घुलनशील है, इन विच एसिड ग्लास इज सॉल्युबल। क्या कोई ऐसा कांच है क्या, क्या कोई ऐसा एसिड है क्या जिसमें कांच डाल दो तो कांच पिघल जाए, है यानी कि कांच टूट जाए, है कोई ऐसा, जल्दी से बता दो। गौरव का है ब्लॉक, अरे कोई ब्लॉक नहीं है, ऐप पर आपके मैसेज आप और मैं ही देख सकते हैं बस, और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, राजन कश्यप। चलिए अब देखेंगे किस अम्ल में कांच घुलनशील है, तो कांच जाएगा, पिघल जाएगा, उसको कहते हैं HF, उस अम्ल का नाम है HF। देखो इसके बारे में एक शानदार बात बताऊंगा। HF क्या होता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF, इंग्लिश में लिख देता हूं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। अच्छा, अब देखो इसके बारे में खास बात, आपको लग रहा है कि ये तो बड़ा खतरनाक है, कांच को ही पिघला देता है। मैं बताता हूं, HF को जब हम कांच की बोतल में डाल देते हैं तो वो कांच को तोड़कर पिघलाकर बाहर निकल जाता है। अब ये सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि HF की पावर बहुत ज्यादा है, सच में HF बहुत घटिया एसिड है। हम HF को कांच की बोतल में नहीं रख सकते क्योंकि वो कांच पिघला देता है, लेकिन HF को हम पिन्नी में भरकर ले जा सकते हैं। अब ये सुनकर बड़ा अजीब लग रहा है, कांच की बोतल में नहीं रख सकते लेकिन पिन्नी पॉलिथीन में भर के ले जा सकते हो, ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। तो यही है केमिस्ट्री, यानी कि कांच के ऊपर आपने देखा होगा सफेद रंग से कुछ लिख देते हैं, है ना, या तो कुछ भी लिख देते हैं, किसी कंपनी का नाम कुछ भी लिख देते हैं, तो वो आपका क्या होगा, आपका HF होगा। सर आप बहुत शॉर्टकट पढ़ा रहे हो, तो बेटा तभी तो योद्धा बैच में सबसे ज्यादा सिलेक्शन थे। अगर मैं लॉन्ग कट पढ़ाने लगा ना बहुत ज्यादा, इसको मैं लिखवा कर बोलता रहा कि कांच को इससे ऐसे, तो ना तो कोर्स खत्म होगा 6 महीने में भी, ना ही आपका सिलेक्शन होगा। अब आपकी जिम्मेदारी है, बताओ कैसे करवाऊं। ठीक है, योद्धा बैच में मैंने पढ़ाया था, केमिस्ट्री ही पढ़ाई थी, और आप खुद सोचिए कि आपके MCQ आते हैं, MCQ पर टिक करना होता है, और MCQ पे टिक करने के लिए डिस्क्रिप्शन तो लिखना नहीं पड़ता है, तो जो आता है वो हम आपको देते रहते हैं। ठीक है, चलो, और टेंशन मत लो, अगर मैं पहले ना पढ़ाया होता कभी भी आर्मी में तो मैं ये बैच लेता ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे, नंबर 4, प्रूसिक अम्ल, प्रूसिक एसिड। प्रूसिक एसिड नाम है, इस नाम में कौन सा सूत्र छुपा हुआ है, यानी कि किसको प्रूसिक अम्ल के नाम से जानते हैं, प्रूसिक एसिड किसे कहते हैं, ठीक बताइए। प्रूसिक अम्ल यानी कि प्रूसिक एसिड को हम किस अम्ल से जानते हैं, वो एसिड कौन सा है, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है जी कहानी, ओके, बहुत क्लियर है, सही। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम उससे पहले करेंगे पीएच मान। ठीक है, पीएच मान, पीएच मान, इसको हम पीएच वैल्यू भी बोलते हैं। चलिए, अगर मैं पीएच का पूरा नाम देखूं तो उसको कहते हैं, पीएच का पूरा नाम अगर देखें तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोटेंशियल ऑफ H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन, इसको इंग्लिश में ही बोला जाता है। कोई फुल फॉर्म जो होती है ये वाली, जैसे पीएच वगैरह, ये क्या हो जाएगी, पोटेंशियल ऑफ H+ आयन, यानी कि H+ आयन की सांद्रता।
H प्लस आयन की सांद्रता का प्रभाव, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, आपको ये इंग्लिश में ही याद करना पड़ेगा, पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन। ठीक, अच्छा, पीएच पैमाने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पीएच पैमाना, पीएच स्केल। बता सकते हो पीएच पैमाना कहां से कहां तक होता है? पीएच पैमाना कहां से कहां तक होता है? हाँ, सही बात है, अम्लराज हड्डियों को नहीं पिघलाता है। ठीक है, तो पीएच पैमाना कहां से कहां तक होता है? 0 से 7 और 7 से 14। ठीक है, तो पीएच पैमाना या पैमाने की खोज, पैमाने की खोज किसने करके दी, या पैमाने के बारे में किसने बताया? सोरेनसेन। किसने बताया? सोरेनसेन, ये साइंटिस्ट का नाम है, सोरेनसेन ने बताया, यानी कि इन्होंने ही ये पैमाना बनाया। ठीक है, सोरेनसेन proposed द पीएच स्केल। अच्छा, अब पीएच स्केल कहां से कहां तक की बात करेंगे? तो पीएच स्केल 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर 7 और 7 से शुरू होकर 14। तो आप कह सकते हैं 0 से 14 तक ये पीएच पैमाना होता है। अब इसमें अगर मैं 7 की बात करूं, अगर किसी का पीएच मान 7 आ रहा है तो ना तो वो एसिड होगा और ना ही वो बेस होगा, यानी कि उसको क्या कहेंगे? उदासीन, न्यूट्रल। उसको क्या कहेंगे? उदासीन यानी कि न्यूट्रल कहेंगे, उदासीन यानी कि न्यूट्रल कहेंगे। और जब कोई 7 रखता है तो उसका रंग कौन सा होता है? हरा होता है। पीएच पैमाने पर, पीएच पैमाने पर उसका रंग क्या होता है? हरा होता है। 7 से कम आने पर, 7 से कम आने पर आपको क्या मिलेंगे? अम्ल मिलेगा, अम्ल मिलेगा, यानी कि एसिड आपको दिखाई देगा, और इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। 7 से कम आते आते रंग लाल होने लग जाता है। अगर 7 से ज्यादा आप दिखाओगे, 7 से ज्यादा दिखाओगे तो ये धीरे धीरे किधर की तरफ जाता है? क्षार की तरफ जाता है। ये क्षार की तरफ जाता है, इसको हम बेस बोलते हैं। और ये कैसा रंग का मिलेगा? आपको नीले रंग का मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि रंग जो होगा, अगर 7 से कम की तरफ जाओगे तो लाल, 7 पे रहोगे उदासीन, और 14 की तरफ जाओगे तो नीला। और ये जो पैमाना है ये पीएच पेपर के रंग की बात कर रहे हैं, पीएच पेपर पर रंग, पीएच पेपर पर रंग, कलर ऑन पीएच पेपर, ये जो बात कर रहे हैं हम रंग की, ये पीएच पेपर डुबो डुबो कर देखा जाता है। तो कलर ऑन पीएच पेपर, ये मार्केट में आपको 10-20 रुपए का मिल जाएगा। पीएच पेपर को अगर आपने एसिड में डुबो दिया तो लाल रंग मिलेगा, पीएच पेपर को आपने बेस में डुबो दिया तो नीला रंग मिलेगा, पीएच पेपर को आपने पानी में डुबो दिया तो उदासीन यानी कि हरा रंग आपको नजर आएगा। हरा तभी आपको नजर आएगा जब ये 7 के आसपास घूम रहा हो। ठीक है, 7 के आसपास अगर ये घूम रहा हो तभी आपको ये नजर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर कोई 2 एसिड हैं, जैसे जैसे इधर की तरफ जाओगे एसिड की पावर बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे आप उधर की तरफ जाओगे बेस की पावर बढ़ती चली जाएगी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 2 एसिड हैं, एक की वैल्यू है 5 और एक की वैल्यू है 2। बताओ कौन सा पावर वाला, ज्यादा खट्टा वाला एसिड होगा? 2 एसिड हैं, एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 2 है, किसकी पावर ज्यादा होगी? यानी खट्टापन ज्यादा किस में होगा? बताइए बताइए, देखते हैं कौन सा वाला, 2 वाला ज्यादा खट्टा होगा या 5 वाला ज्यादा खट्टा होगा?
बताइए। तो 2 वाला ज्यादा खट्टा होगा, क्योंकि हम 0 की तरफ आते हैं तो अम्लीय पावर बढ़ती है, एसिडिक पावर बढ़ती है। अगर हम उधर जाते हैं तो क्षारीय बढ़ती है। यहां तक कहानी क्लियर हुई है जी? यहां तक कहानी क्लियर हो गई है। अब आते हैं कुछ एसिड के पीएच वैल्यू पर। ध्यान रखना, ये जो पीएच मान मैंने आपको लिखे हैं, ये किसके लिए हैं? ये सारे के सारे कौन से हैं? पीएच मान, मुख्य पीएच मान, पीएच वैल्यू। ये कुछ एसिड और कुछ बेस के, कुछ आपके सिंपल लिक्विड के पीएच मान लिखे हैं। इन पीएच मान को जब आप देखोगे तो ये लगभग में लिखे गए हैं, हर एक किताब में अलग अलग नजर आएगा। कैसे? इसमें 2.2 है तो किताब में 2.3 भी मिल सकता है, तो ये किस में है? लगभग में। इस बात को ध्यान रखना, ये पॉइंट बदल सकते हैं लेकिन लगभग में ये वही पूछा जाता है। ठीक है, लिटमस पेपर ही बताऊंगा, पहले पीएच पेपर कंप्लीट कर लो, टेंशन मत लो। तो यहां पर देख लो, नींबू का रस का अगर पीएच पूछेगा तो 2.2 के आसपास बोल रहा हूं, ध्यान रखना। लेमन जूस, मूत्र, यूरिन की अगर बात करें तो लगभग कितना होगा? 6 होगा, यानी कि हल्का सा एसिडिक। सिरका, विनेगर की बात पूछे तो बहुत खट्टा नजर आएगा, तो 2.4 के आसपास। शराब, एल्कोहलिक ड्रिंक की बात करें तो 2.8 के आसपास ही नजर आएगा। दूध, मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, दूध, नींबू का रस बहुत पूछा जाता है। दूध की बात करें तो 6.4 के आसपास इसका पीएच नजर आएगा। लार, स्लाइवा, लार जो मुंह से निकलती है सोते सोते है, लार स्लाइवा, तो 6.5 के आसपास। रक्त की बात करें तो 7.4 के आसपास, तो रक्त इसमें इंपॉर्टेंट है। समुद्र के जल की बात करें तो बहुत खारा होता है, तीक्ष्ण होता है, तो 8.4 के आसपास। वर्षा के जल की बात करें, वर्षा का जल, रेन वाटर, तो ये सबसे शुद्ध जल होता है, इसका पीएच 7 होगा। और अम्लीय वर्षा की बात करें, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, तो 5.6 से कम, 5.6 से कम, लेस देन 5.6, लेस देन 5.6। ठीक है, हाँ वही बात मैंने कही है, अलग अलग बुकों में ये अलग अलग लिखा होगा। ये जो लिस्ट जारी होती है आप गूगल कर लो, हर एक साइट पर अलग अलग होगी। तो ये जितनी भी लिस्ट के वैल्यूज हैं ये लगभग में आती हैं, अप्रोक्स में आती हैं, अप्रोक्स में आती हैं। क्यों आती है मैं बता दे रहा हूं। अब जरा देख लो, नींबू का रस, नींबू भी बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं, नींबू भी बड़े अलग अलग वैरायटी के होते हैं। शराब बहुत अलग अलग वैरायटी की होती है, सिरका बहुत अलग अलग वैरायटी के होते हैं, दूध, भैंस का दूध, गाय का दूध, तो ये भी बदल जाते हैं, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये लगभग में है और आपको इतने आसपास पर ही टिक लगाना है। ठीक है, इतने आसपास पर ही टिक लगाना है। बात क्लियर है जी। लवण आते हैं, अब इसमें देखते हैं क्या होना है। ठीक है, उसके बाद लवण से पहले मैं आपको एक पीएच का फॉर्मूला और बता देता हूं, है ना। पीएच मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है लॉग, फॉर्मूला आप लिखेंगे लॉग 1/H+, पीएच मान का फॉर्मूला। अब बस ये याद रखना और कुछ नहीं। अगर पीएच आपको निकालना है तो लॉग लगाइए और 1/H+, जो भी H+ का मान दे रखा है वो रखेंगे। लॉग का मान जैसे ही निकाल दोगे पीएच का मान आ जाएगा। और मैं आपको बता के चलूं कि लॉग 10 का मान 1 होता है, लॉग 100 का मान 2 होता है और लॉग 1000 का मान 3 होता है। ठीक है, ये पीएच मान निकालने का फॉर्मूला है, आप इसको याद कर सकते हो। मान लेते हैं पेपर में आ गया तो कैसे करोगे। ठीक है, चलिए यहां तक की क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है। अब आते हैं किस पर? अब आते हैं किस पर? लिटमस पेपर की बात। एक पेपर होता है लिटमस पेपर, एक पेपर होता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर 2 होते हैं,
एक तो लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर दो होते हैं, एक तो लाल लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर, लाइकिन से बने होते हैं ये लाल लिटमस पेपर, और एक होता है नीला लिटमस पेपर, ब्लू वाला। ये मार्केट में दो रंग से मिलते हैं, ठीक है। अगर इस पर एसिड डाल दिया, सॉरी, अगर इस पर क्षार डाल दिया यानी कि बेस डाल दिया, तो ये अपना लाल रंग बदलकर नीला हो जाता है यानी कि ब्लू। अगर इस पर एसिड डाल दिया, अम्ल डाल दिया, तो ये अपना रंग बदलकर लाल हो जाता है। बस इतना सा काम है। यानी कि जो लिटमस पेपर होता है वो दो मार्केट में आता है, एक लाल वाला, एक नीला वाला। लाल वाले पर क्षार ही डाल सकते हो नीला करने के लिए, नीले वाले पर अम्ल डाल सकते हो लाल करने के लिए। कंसेप्ट क्लियर है जी? चलिए ओके, लो जी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। 0.1 मोलर HCl का pH मान है। अब देखो इसमें H का H प्लस की वैल्यू है 0.1। जो भी वैल्यू दी जो होती है, एसिड दे रखा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी H प्लस। तो अगर H प्लस की वैल्यू है तो pH बराबर हम फॉर्मूले पर रख देंगे log 1/H प्लस। जो मान दे रखा है, देखो किसका मान दे रखा है, H प्लस का। एसिड दिया होता है तो H प्लस का मान है, तो H प्लस का मान कितना है 0.1। मैं यहां पर 0.1 रखूंगा तो pH बराबर क्या होगा log 1/0.1। दशमलव हटाकर ऊपर एक जीरो बढ़ा ली है। log 10 का मान मैंने आपको क्या बताया था, देखते हैं कितने बच्चे बता देंगे। बताइए log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो log 10 का मान 1 हो जाएगा। log 10 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओहो लवण रह गया, तो लवण क्या है, अम्ल प्लस क्षार। एक बच्चे ने सही याद दिला दी, लवण रह गया। अम्ल प्लस क्षार जब आप मिलाओगे तो प्यारे बच्चों लवण बनता है। यानी कि एसिड और बेस को मिलाने से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। और ये जो क्रिया होती है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। इस क्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहा जाता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, जेशन कहा जाता है। लवण के कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। NaCl ये लवण है, सॉल्ट कहते हैं। Na2SO4 सॉल्ट कहते हैं। Na2CO3 या K2CO3 सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। और CaCO3 सॉल्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे लवण होते हैं। चलो लवण में ज्यादा कोई खास नहीं, बस यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर आपका कितना आ गया, pH मान कितना आ गया, 1 आ गया इसका। अगला क्वेश्चन, एक अम्लीय पदार्थ के लिए pH का कौन सा मान संभव नहीं है। अम्लीय पदार्थ के लिए pH का कौन सा मान संभव नहीं है, तो 7 से ज्यादा संभव नहीं होता, क्योंकि 7 से ज्यादा क्या होता है, क्षारीय होता है, यानी कि बेस होता है, ठीक है। तो ये संभव नहीं है। बाकी सारे 7 से कम हैं तो ये पॉसिबल होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों होमवर्क में करके देंगे। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करके देंगे। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा आपसे। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो दूध का pH मान कितना होता है, आप बताएंगे इसमें देखकर। दूध का pH मान क्या होता है। लिटमस पेपर का कलर येलो कहां से आ गया है, वो pH पेपर होता है, ठीक। दूध का pH मान क्या होता है, तो बताओ लिस्ट क्या बताई थी, जरा साफ साफ देखकर बताओ। दूध का ये रहा, दूध का pH मान 6.4। तो देखो 6.4 के आसपास कहीं पर है,
6.4 के आसपास, तो ये रहा 6.4 के आसपास द पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क, तो 6.4 लगा दिए। नंबर 5 अम्लराज है, तो बताओ अम्लराज क्या होगा? अम्लराज कौन सा होगा? अम्लराज तो ये हो जाएगा HCl और HNO3 का 3:1, 3:1, 3:1। ओके ओके, एक और बता दो जल्दी से, ये भी टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है टैमरिंड में, यानी कि इमली में। देखो इस तरीके से आपको फटाफट टिक लगाने होते हैं जब आप सीख लेते हो। नंबर 7 उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? द पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि बिल्कुल सेंटर उदासीन वाले का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो ये होता है 7। ये कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है एसिड, बेस और सॉल्ट का। सॉल्ट का बहुत छोटू सा होता है, एक या सिंपल सी छोटी सी लाइन, कोई क्वेश्चन उसमें ज्यादा बनता नहीं है। एसिड से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बेस से उससे कम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्लास पूरी अच्छे से रिवीजन में रखिएगा, बढ़िया तरीके से। मिलूंगा मैं आपको कल इसी टाइम पर ही आपके टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।